हम चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे पूरे अकाउंट्स का बेस है। हम जितने भी चैप्टर्स आगे पढ़ने वाले वो सभी इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर हमने अकाउंटिंग की है, जिनके बेसिस पर हमने अकाउंट्स का पूरा प्रोसीजर बनाया है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ खास बातें हैं, कुछ उसके नेचर है। तो उसकी क्या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो हर जगह सेम रहते हैं। यानी कि आप चाहे इंडिया में इसकी स्टडी कर रहे हैं या आप इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में इसके बारे में स्टडी कीजिए, हर कंट्री में ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स सेम ही रहते हैं। सेकेंड, मैन मेड। इन प्रिंसिपल्स की खासियत ये है कि ये ह्यूमन के थ्रू बनाए गए हैं। एक इंसान ने इन प्रिंसिपल्स को बनाया है, ये कोई गॉड के थ्रू बनाए हुए प्रिंसिपल्स नहीं है। जैसे हम अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, अगर हम ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकते हैं तो ये नीचे ही आता है, ये नेचुरल प्रोसेस है ना, ये नेचुरल प्रिंसिपल है। लेकिन जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन मेड है, यानी ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। नेक्स्ट, रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब कि जो भी प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं वो हमारी रियल लाइफ से रेलिवेंट होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। हमारे बिजनेस में जो भी काम हो रहा है वो इन प्रिंसिपल्स से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि हम जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी स्टडी कर सके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि जो भी हम बिजनेस में काम कर रहे हैं उन चीजों को या उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रूफ करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब अगर मैं बुक्स में लिख रही हूँ कि मैंने 50,000 का स्टॉक खरीदा, तो भैया ऐसे ही नहीं लिख देंगे हम कि हमने 50,000 का स्टॉक खरीदा। हमारे पास उसका प्रॉपर बिल होना चाहिए, ताकि जब भी कोई हमारी बुक्स की चेकिंग करने आए तो हम उसको शो कर सके कि हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है। नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब जब कोई चीज आप इजीली अप्लाई कर देते हैं रियल लाइफ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करना आसान होना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो ऐसे प्रिंसिपल्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिजनेस का काम होता है कॉस्ट को कम करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स जो है ये इजी होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। यानी आगे अभी हम जितना भी काम पढ़ने वाले हैं वो दो तरह का होता है। जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो दो तरीके से बनाए गए हैं। एक तो एक्सपर्ट्स ने जो रूल्स बना दिए, जो प्रिंसिपल्स बना दिए, वो सभी जगह फॉलो होने चाहिए, ठीक है। ये लीगली अप्रूव कर दिए गए हैं, यानी अगर आप इनको ब्रेक करोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो ये कि हम अपने काम को आसान करने के लिए प्रिंसिपल्स बनाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स दो तरह के हैं। अकाउंटिंग अजम्पशंस, यानी ये लीगली अप्रूव्ड किए गए हैं, यहाँ कुछ अजम्पशंस ली गई है, कुछ मान्यताएं ली गई हैं, कुछ चीजों को मान लिया गया है और उसके बेसिस पे प्रिंसिपल्स बनाए गए। सेकेंड, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, यानी कि जितने भी अकाउंटेंट या एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने मिलजुल कर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो सभी के लिए आसान है, जो सब यूज में ला सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी बना दी उन्होंने उन प्रिंसिपल्स की। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से अकाउंटिंग अजम्पशंस है और कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। हमारा जो बेसिक अकाउंट्स है वो टोटली अजम्पशंस पर बेस्ड है। देखिए, आपको मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही इजी वे से समझाने वाली हूँ। मैं आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो आपको ये प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जितने ज्यादा पर्सन्स मेरे साथ जुड़ेंगे मैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस ला पाऊंगी। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अब कर रहे हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस। इसका मतलब होता है कि हमने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए तो कुछ चीजें हमने मान ली,
ठीक है, मतलब हमने कुछ चीजें अज्यूम कर लिया और उसके बेसिस पर हमने प्रिंसिपल्स बना दिए, जिसमें सबसे पहला अजम्पशन हमारा आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हम यहाँ ये मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि अगर उसने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो साल 2 साल बाद उसका बिजनेस बंद हो जाए। नहीं, हर इंसान यही चाहता है कि उसका बिजनेस 20-25 साल, 50 साल, 100 साल तक चलता ही रहे। तो इसीलिए वो क्या करता है कि जो भी चीज वो आज परचेज कर रहा है अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर, और फिर उसका इस्तेमाल आने वाले सालों तक करता रहता है और अपनी बुक्स में उस चीज को शो भी करता है। जैसे कि सपोज करते हैं एक मशीनरी हमने परचेज की है बिजनेस के लिए 10 लाख की। अब मैंने अगर उसे इस साल खरीदा है तो मैं उसे इस साल बुक्स में 10 लाख के वैल्यू से शो कर दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर की मेरी बुक्स में वो मशीन शो नहीं होगी। नहीं, वो मशीन अगले साल भी शो होगी, उससे अगले साल भी दिखाई जाएगी, तब तक दिखाई जाएगी जब तक मुझे लगता है कि मैं उस मशीन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने ये मान लिया है कि आज मैंने ये मशीन खरीदी है तो मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है और इस मशीन का यूज भी लंबे समय तक होने वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मैंने उसको 10 लाख का खरीदा है तो नेक्स्ट ईयर में मैं उस मशीन की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगा दूंगी, लेकिन वो मशीन की वैल्यू खत्म नहीं होगी, मतलब अपनी बुक्स में से उसको गायब नहीं करूंगी। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारी मशीन या एसेट या जो भी चीज हमारे पास है उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाना, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कि सपोज करते मैंने आज एक एक्टिवा परचेज की है 80,000 की। 4 इयर्स के बाद अगर मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊं तो क्या वो 80,000 में बिक सकती है? क्या आप बेच सकते हैं उसे 80,000 में या मोर देन 80,000 में बेच सकते हैं? नहीं ना, उसकी वैल्यू हमेशा 80,000 से कम ही रहेगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने उस एक्टिवा को यूज किया तो मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई, उसके पुर्जे घिस गए, ठीक है, उसका मॉडल पुराना हो गया, इसीलिए उसकी एक्चुअल वैल्यू अब 80,000 से कम रह जाएगी। तो जब किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि हम बुक्स में जो भी एसेट्स परचेज करते हैं, मतलब प्लांट लिया है, मशीनरी ली है, लैंड बिल्डिंग कुछ भी लिया है, उसको हम लंबे समय तक बुक्स में शो करते रहते हैं। सेकेंड, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई चीज हमेशा एक जैसे रहना, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच, अगर मैं क्रिकेट मैच का एग्जांपल लूं आपको जल्दी समझ आएगा। क्रिकेट मैच में अगर एक बैट्समैन जो है वो किसी बॉल पे 2 रन ले रहा है, किसी पे 4, किसी पे 6, किसी पे फिर 3, तो आप ये मान के चलते हैं ऐसा वो अगर आने वाले सभी मैचेस में कर रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि ये प्लेयर कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर वो प्लेयर एक मैच में तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, अगले 4 मैचेस में वो बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हम उसे कंसिस्टेंट नहीं मानते, हम सोचते हैं कि शायद उस मैच में उसका तुक्का लग गया होगा, है ना। तो वैसे ही बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आज आप बना रहे हो वो आने वाले सभी सालों में सेम तरीके से ही बननी चाहिए। अगर आप उसका फॉर्मेट चेंज कर दोगे तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि डेप्रिसिएशन जब एसेट्स पर लगाई जाती है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। सपोज करते मैंने इस साल डेप्रिसिएशन एक मेथड से लगा लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म कर दिया। अगले साल फिर से मैंने नया डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर लिया। 3rd ईयर में जाके मैंने कोई और मेथड यूज किया। अब मैं चाहती हूं कि मैं इन तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को कंपेयर करूं, तो वो कभी भी कंपैरिजन सही नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हर बार डेप्रिसिएशन का मेथड अगर अलग होगा तो प्रॉफिट भी अलग अलग तरीके से आएगा, जिससे कि आप उनको कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कंपैरिजन सही चले तो उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, यानी एक ही जैसा मेथड यूज करना जरूरी है। हर साल अगर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लिया तो हर साल वही मेथड आप लगाएंगे, तभी आपका कंपैरिजन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। 3rd है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे अकाउंट्स में। हम जब किसी के साथ डीलिंग करते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास 2 कंडीशंस होती है, या तो हम कैश में सामान खरीदे बेचे या हम उधार में खरीदे और बेचे, ठीक है।
अगर हम सिर्फ कैश में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, सिर्फ कैश में डीलिंग करते हैं, उसे बोला जाता है कैश बेसिस। और अगर हम कैश के साथ साथ उधार वाली ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड कर ले तो वो हो जाता है अक्रूवल बेसिस। तो हमारा अकाउंट्स कहता है कि हमें जितने भी खाते बनाने हैं सारे अक्रूवल बेसिस पर बनाने हैं। यानी कि इस मेथड में अक्रूवल बेसिस कैसे पता लगेगा? सपोज करते हैं कि मैंने आज ऑर्डर दिया है एक्स कंपनी को, एक्स लिमिटेड को, कि मुझे दिसंबर में 20,000 का स्टॉक आप अवेलेबल करना, दिसंबर 15 को। ठीक है जी, मैंने उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया। अभी देखिए, ना तो कोई गुड्स उसके पास पहुंचा, ना ही कोई कैश मेरे पास आया, मैंने सिर्फ एक ऑर्डर दिया है। अब जब दिसंबर का मंथ आएगा तो अगर मैंने उनसे 15 दिसंबर को प्रोडक्ट मांगा है तो वो मुझे 15 दिसंबर तक माल डिलीवर कर देंगे। जैसे ही माल मेरे पास पहुंचेगा मैं उस सामान की पेमेंट करने के लिए लायबल हो जाऊंगी। लायबल का मतलब मुझे वो पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। अब सपोज मेरे पास 15 दिसंबर को कैश नहीं है, मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपको जो कैश है वो अवेलेबल कर दूंगी 1 जनवरी को। ठीक है, अब 1 जनवरी को मैंने उनको कैश की पेमेंट कर दी, बट जो हमने सामान बेचा उस ट्रांजैक्शन को हम दिसंबर के मंथ में ही काउंट कर देंगे। 15 दिसंबर को ही हम एंट्री कर देंगे कि हमने सामान बेचा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कैश हमारे पास आया या नहीं आया। जैसे ही सामान उसके पास पहुंचा, मतलब मेरे पास पहुंचा, मैं उस सामान की पेमेंट करने के लिए लायबल हो गई, तो बस उसी डेट पर वो सामान बिका हुआ माना जाएगा। उसे बोला जाता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि आपने महीने का राशन लगाया अपने शॉप, आपकी गली में एक शॉप है उसके पास। ठीक है, आपने उससे सितंबर के मंथ का राशन मंगवा लिया और अक्टूबर में आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। सितंबर के मंथ की पेमेंट अक्टूबर में कर रहे हैं, तो जल्दी बताइए कि वो जो पेमेंट आपने की है वो किस मंथ की इनकम होगी? यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि सितंबर की इनकम वो काउंट हो जाएगी, वो अक्टूबर की नहीं होगी, क्योंकि सितंबर में आप उस पेमेंट को करने के लिए लायबल हो गए थे। आपने सामान ले लिया, सामान आपके पास आ गया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है पेमेंट करना। तो जिस भी मंथ में आपके पास सामान आ गया आप उसके लिए हकदार हो जाएंगे, यानी सितंबर की इनकम वो काउंट हो जाएगी। नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन हैं। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, हम हैं ना आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, हम बिजनेस के मालिक हैं, तो ठीक है जी, इसमें जितना भी पैसा है वो सारा मेरा है ना, हम ऐसा समझते हैं। बट हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा नहीं है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में थोड़ा पैसा हमारा खुद का होता है। ठीक है, हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, थोड़ा पैसा हम लोन उठाते हैं, थोड़ा सामान ऐसा होता है जो हमें क्रेडिट पर यानी कि उधार पे मिला होता है। हम किसी से सामान खरीद के लेके आते हैं उधार पे, बोल देते हैं कि थोड़े दिन बाद पेमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर लेबर है आपके पास, एम्प्लॉयज है आपके पास जो आपके पास काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या बात हो रही है कि आपने जो पैसा लगाया वो तो चलो ठीक है आपका है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये पूरा बिजनेस मेरा है और इसमें होने वाला सारा प्रॉफिट मेरा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जिससे लोन लिया है उसको आपको बदले में कुछ देना पड़ेगा और आप उसे क्या देंगे? इंटरेस्ट। ठीक है, जिसने आपको सामान उधार पे दिया है आप उसे सामान की पेमेंट करेंगे कैश में। जो लेबर या एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है आप उसको देंगे सैलरी। इसके अलावा बिजनेस में आप करेंगे एक्सपेंसेस, यानी कि आपको तो बाहर वालों की पेमेंट्स करनी है, तो बिजनेस में आने वाला पैसा आपका कहाँ हुआ? वो तो आपका है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि बिजनेसमैन एक अलग यूनिट है और बिजनेस एक अलग यूनिट है। जब सारा पैसा बिजनेस में आ गया तो वो सारा पैसा किसका है? बिजनेस का है। अब बिजनेस डिसीजन लेगा कि वो पैसे की पेमेंट कैसे कैसे करनी है। बिजनेसमैन तो सिर्फ उसको चलाने वाली एक यूनिट रह जाती है। ठीक है, इसीलिए हमारे जो बुक्स बनाई जाती है वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, यानी नजरिया किसका रखते हैं? बिजनेस के नजरिए से बुक्स बनती है, बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ आएगा।
सपोज करते हैं बिजनेस ने 20,000 का फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो आप बिजनेस में फर्नीचर लेकर आ रहे हैं ना, आप ये नहीं कहेंगे कि बिजनेसमैन फर्नीचर लेकर आया है, नहीं, आप ये कहेंगे कि बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर की एंट्री बिजनेस में होगी कि फर्नीचर आया है जी और बदले में कैश गया है, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग यूनिट्स हैं और बुक्स जो है वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगी। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट का मतलब ये वो कॉन्सेप्ट है जो कहता है हम बुक्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर हो सकती हैं, यानी जो आप मनी में काउंट कर सकते हैं। अगर किसी ट्रांजेक्शन को आप मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस में एंटर करेंगे ही नहीं। एक एग्जांपल, जैसे कि कंपनी में दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया, झगड़ा होने की वजह से 2 घंटे तक काम नहीं हो पाया, सभी वर्कर्स उसी में इन्वॉल्व हो गए थे, मैनेजमेंट भी इसी में इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। अब कंपनी को लॉस तो हुआ कि 2 घंटा कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, बट क्या उस झगड़े को हम पैसे में मेजर कर सकते हैं कि 400 रुपए का झगड़ा था, 5,000 का झगड़ा था? नहीं ना, ऐसा तो नहीं कह सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस झगड़े को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह किसी पर्सन का ऑनेस्टी, हार्डवर्क, ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि ये पैसे में मेजर नहीं हो सकती। अब बात आती है कि रिकॉर्ड किसको करें। मनी मेजरमेंट मतलब किसको रिकॉर्ड करें। देखिए, अगर आपने फर्नीचर खरीदा है, फैंस खरीदे हैं, बिल्डिंग खरीदी है, कुछ और सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, सैलरी दी है, रेंट पे किया है, ये सारी चीजें कैश में होती है, ऑब्वियसली बदले में कैश देना पड़ेगा, यानी ये सारी चीजें पैसे से रिलेटेड है। तो इन चीजों को आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब, जैसा कि हमने यहां पढ़ा था कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, हमें ये पता है, ठीक है। अब मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है मेरा बिजनेस 60 इयर्स तक चले, ठीक है, और ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट के मोटिव से ही बिजनेस चला रही हूं, तो 60 साल के बाद मैं चाहूंगी कि मेरे बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जब बिजनेस मेरा एंड होगा तो 60 इयर्स के बाद अगर मुझे पता चले कि भाई मेरे को उतना प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं जितना मैंने सोचा था, और इसका कारण ये था या कुछ और था, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए कि ये कारणों की वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या ये समझदारी वाली बात है कि 60 साल बाद मैं अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी कमियां देखूं और फिर उसको रेक्टिफाई करूं? क्या पॉसिबल है अब रेक्टिफाई करना उन समस्याओं को? नहीं, पॉसिबल नहीं है, और ना ही उसका कोई मीनिंग है। जब आपसे 60 साल बाद बिजनेस बंद हो गया, अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी गलतियों को सुधार के करेंगे भी क्या? कोई फायदा नहीं है उसका। इसीलिए बिजनेस क्या कहता है, हमारा अकाउंट्स क्या कहता है कि आप पूरी लाइफ साइकिल जो है आपके बिजनेस की, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दीजिए। और ये जो छोटा छोटा पीरियड आपने रखा है, ये पीरियड होना चाहिए 12 मंथ्स का, यानी हर 12 महीने के बाद आप ये चेक कर लीजिए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं, क्या लॉसेस आप उठा रहे हैं, कितना एक्सपेंसेस आपको हो रहा है, कितनी इनकम्स आपके पास आ रही हैं, ये सारा मुआयना आप इन 12 महीनों में कर लीजिए। और जब 12 महीने के बाद आप ये सारी चीजें करके चेक कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए आप प्लानिंग करिए कि अगर इस 12 महीने में, यानी इस साल में आपकी कुछ कमियां रही हैं, तो अगले साल वो कमियां दूर कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। फिर से 12 महीने बाद आप अपना प्रॉफिट चेक करिए और फिर से नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए पॉलिसीज बनाइए, ठीक है। तो इस पूरी चीज को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरा अकाउंट्स का हमने एक पीरियड बना लिया 12 मंथ्स का। इसको एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। ये तो हमारा थोड़ा टेक्निकल हो गया ना अकाउंट्स की भाषा में। अगर मैं बोलूं कि आपने जैसे 11th क्लास में एडमिशन लिया, आपका मोटिव क्या है कि आप पूरा साल अच्छे से सिलेबस पढ़े, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और 12th क्लास में आपका एडमिशन हो जाए, यही चाहते हैं ना आप, तभी तो आप स्टडी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके स्कूल वाले आपके क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट लेते रहते हैं, पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं, हाफ ईयरली लेते हैं, टर्म 1 टर्म 2, भाई क्यों लेते हैं वो इतने सारे एग्जाम्स? वो चाहे तो साल के आखिर में एक ही फाइनल एग्जाम आपका ले सकते हैं ना, बट वो आपके बीच में छोटे छोटे एग्जाम्स क्यों लेते हैं? ताकि वो ये देख सके कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके अंदर कमियां कहाँ हैं, उन कमियों को दूर किया जा सके, ताकि आप
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ते जाए, अपनी कमियां दूर करते जाए और फाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस करें, है ना। तो यही चीज बिजनेसमैन के साथ है। 60 साल के बाद अपनी कमियां पता करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए छोटे छोटे टाइम गैप के बाद हम अपनी कमियां पता करते हैं, अपने प्रॉफिट पता करते रहते हैं, ठीक है। और जब हम इस 12 मंथ्स के पीरियड में ऐसा करते हैं तो वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब हमारा 12 मंथ्स का पीरियड कौन सा होगा? देखिए 2 ईयर होते हैं हमारे पास। एक हम करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च। यानी कि सपोज इस साल के 1 अप्रैल को अगर मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट की हैं, तो ये 12 मंथ्स के बाद यानी पूरा 1 साल बाद 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो जाएंगी और मुझे पता चल जाएगा मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना है। इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर, ठीक है जी। दूसरा जो हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं जो हमारा कैलेंडर ईयर है, यानी कि जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और ये एंड होता है 31 दिसंबर को, और इसे हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है। जो 1 जनवरी जो हमारा कैलेंडर है ना 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। मोस्टली हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो इस पे बनाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल इसी को मिला हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर साल बुक्स की जो अकाउंटिंग होती है, बैलेंस शीट वगैरह बनती है, वो 31 मार्च में बनती है और इसके बाद ही टैक्स पे किया जाता है, ठीक है। अब बात होती है हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब हिस्ट्री, पुराना जो चीज हो गई उस चीज को रिकॉर्ड करना। यानी कि हम यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एंट्रीज करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं, मतलब जो हमने एक्चुअल में खर्चा किया है हम उसके बेसिस पर करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में क्या उसकी जैसे हमने सपोज एक ट्रक खरीदा है, ट्रक मैंने 10 लाख का खरीदा तो मैं उसको आज बुक्स में 10 लाख का शो कर रही हूँ। नेक्स्ट ईयर भी उस पर डेप्रिसिएशन लगकर जो वैल्यू बनेगी वही बुक्स में शो की जाएगी, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है वो शो नहीं की जाएगी। तो उसे बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी ओरिजिनल वैल्यू पर बुक्स को रिकॉर्ड करना, चीजों को रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि हमारा अकाउंट्स का ये मानना है कि बिजनेस में अगर कोई चीज आ रही है तो दूसरी चीज उसके बदले में जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज को अफेक्ट कर रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। हर चीज एटलीस्ट 2 चीजों को अफेक्ट करेगी, हर ट्रांजैक्शन। और जब हर ट्रांजैक्शन 2 चीजों को अफेक्ट करती है तो उसमें हम एक चीज को डेबिट साइड लिखते हैं, डेबिट साइड, और एक दूसरी वाली को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। डेबिट को हम डीआर भी कहते हैं और क्रेडिट को सीआर, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते मैम ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? तो बेटा इसका मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ नेम दे दिए गए हैं। जैसे आपका और मेरा, हमारी फैमिली ने नेम दे दिया है, वो वैसे ही अकाउंट्स जिसने बनाया था उसने इन दोनों अकाउंट्स दोनों साइड्स को नाम दे दिया, एक साइड को डेबिट साइड दे दिया और दूसरे को क्रेडिट नाम दे दिया, ठीक है। तो ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि अगर एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी ही होगी, हमेशा हमेशा हर ट्रांजैक्शन 2 इफेक्ट डालेगी। जैसे कि अगर मैंने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी बिजनेस में आएगी, बदले में कैश जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स बिजनेस में आएगा, बदले में कैश जाएगा। यानी हमेशा हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, एटलीस्ट 2 इफेक्ट पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा अजम्पशन है दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या जिसे हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है काफी हद तक अक्रूवल कॉन्सेप्ट जैसा ही है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कह रहा था कि कैश बेसिस पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं चाहे आप क्रेडिट पर कर रहे हैं, दोनों को रिकॉर्ड करना जरूरी है। वैसे ही यहाँ पर भी बोला गया है कि जैसे ही आपने किसी को सामान पहुंचा दिया, उसने आपको चाहे पेमेंट करी है चाहे नहीं करी है, वो उस पेमेंट को करने के लिए लायबल हो गया है और आप उसकी एंट्री बुक्स में शो कर दीजिए। एक छोटा सा बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि एक बिजनेस ने किसी बिल्डिंग को रेंट पर लिया हुआ है प्रोडक्शन करने के लिए। अब एवरी मंथ उनको रेंट पे करना पड़ेगा उस बिल्डिंग के लिए, ठीक है। मगर मार्च के मंथ में बिजनेस जो था वो रेंट पे नहीं कर पाया और मार्च में बुक्स अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज हो जाती है, ठीक है जी। अब
आपने मार्च का जो रेंट था वो जाकर अप्रैल में पे करा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल के मंथ में उस इनकम को दिखाओगे। नहीं, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब क्लोज कर रहे होंगे तो मार्च के मंथ में ही आप अपना रेंट भी दिखाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रेंट पे किया है या नहीं किया है, आप रेंट पे करने के लिए लायबल तो हो गए ना। आप जिम्मेदारी तो आ गई ना आपके ऊपर कि आपको रेंट पे करना है, और उस मंथ का है वो जिम्मेदारी, तो इसीलिए उसी मंथ में उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसको हम रेंट तो बोल नहीं सकते क्योंकि रेंट तो हमने दिया ही नहीं, तो हम उसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी हमें ये रेंट अभी देना है। आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से आप अपनी बुक्स में उसको शो करोगे। ठीक है, तो ये वही चीज है कि जब भी आप किसी चीज के लिए लायबल हो जाएं तो जिस मंथ में या जिस ईयर में आप लायबल हुए हैं वहीं पर आपको उसको शो करना है हमेशा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैश कब आया या कब गया। ठीक है, नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि जब हम बिजनेस में खर्चा करते हैं तो ऑब्वियसली उस एक्सपेंस का हमें बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर मैं रेंट दे रही हूं तो मैं उस बिल्डिंग का इस्तेमाल कर सकती हूँ, अगर मैं सैलरी दे रही हूँ तो एम्प्लॉय मेरे लिए काम करेगा। ठीक है, अगर मैं गुड्स खरीद रही हूँ, उस पर खर्चा कर रही हूँ, तो गुड्स को बेचकर मुझे प्रॉफिट होगा। यानी कि कोई भी एक्सपेंस हम अगर बिजनेस में कर रहे हैं तो उसका रिटर्न में हमें फायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना आप एक्सपेंस कर रहे हैं बदले में आपको बेनिफिट भी उतना ही मिलना चाहिए, दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जब आप पार्शियलिटी नहीं करते किसी के साथ, जब आप किसी बिजनेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी चीज लिख रहे हैं उसके लिए प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी कोई आपकी बुक्स को चेक करे तो आप अपना प्रूफ उसको दिखा सकते हैं। यानी बिल दिखा सकते हो, इनवॉइस दिखा सकते हो कि देखिए हमने ये सामान खरीदा है, हमारे पास इसका बिल पड़ा है। ठीक है, किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं करनी, किसी भी तरह का फ्रॉड बुक्स में नहीं करना। अब ये तो थे हमारे अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब हम पढ़ेंगे कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, यानी ये तो लीगली अप्रूव चीजें हैं तो ये तो कभी बदल नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे अकाउंटेंट्स ने अपने काम को आसान बनाने के लिए बनाई थी। तो वो कन्वेंशंस क्या हैं हम वो देखते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसका मतलब है कि हमेशा अकाउंटेंट को कोशिश करनी चाहिए कि बुक्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सभी दी जाए, कोई भी जानकारी छुपी नहीं होनी चाहिए। मीन्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज का डिस्क्लोज होना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके ऊपर किसी तरह का केस हो जाए और आप मुसीबत में फंस जाए। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो है कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में। क्या होता है कंटीजेंट लायबिलिटी? जब आपको इसका मीनिंग समझा दूंगी मैं तो आपको ये पॉइंट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें फ्यूचर में किसी चीज की पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं। हो सकता है हमें पेमेंट करनी पड़े और हो सकता है हमें पेमेंट ना करनी पड़े। जैसे कि अगर मेरी कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया कि इसका प्रोडक्ट यूज करने से हमारी हेल्थ पे नुकसान हुआ है, कंपनी के ऊपर जो केस हुआ है वो केस अभी कोर्ट में चल रहा है। हो सकता है अगर मैं केस जीत गई तो मुझे उस पर्सन को कोई भी कंपनसेशन ना देना पड़े, और हो सकता है कि मैं केस हार जाऊं। अगर मैं केस हार जाऊंगी तो मुझे उसे हर्जाना देना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे, है ना, यानी मेरे ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब कि हो सकता है पेमेंट करनी पड़े और हो सकता है ना करनी पड़े। बट हमारा ये वाला जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि बुक्स में कंटीजेंट लायबिलिटी को शो करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आपके ऊपर किसी तरह का केस चल रहा है या आप किसी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ताकि वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के डिसीजन लें। अगर आप अपने इस कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में उनसे छुपा रहे हैं तो फ्यूचर में आपको फाइन भरना पड़ सकता है, या हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्लियर हुआ
कि इसका मतलब आपके ऊपर किसी भी तरह की लायबिलिटी है या किसी भी तरह का छोटी से छोटी बात भी अगर आपके साथ चल रही है तो उसको अपनी बुक्स में शो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी का मतलब ये वाला जो प्रिंसिपल है ये ऊपर वाले प्रिंसिपल का उल्टा है, यानी ये उसको ब्रेक कर रहा है। ये वाला जो हमारा कन्वेंशन है ये कह रहा है कि हर छोटी से छोटी चीज भी आपको बुक्स में शो करनी पड़ेगी। कंटीजेंट लायबिलिटी एज अ फुटनोट बैलेंस शीट में शो करनी पड़ती है, ठीक है। मगर ये वाला कन्वेंशन कह रहा है कि हर बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी रिकॉर्ड करके रखना बुक्स में जरूरी नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रही है तो ये जरूरी नहीं कि आप उसको भी बुक्स में शो करके सामने वाले को दिखाएं। इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला जो कन्वेंशन है ये इसका उल्टा है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि हम जब बुक्स क्लोज कर रहे थे तो हमने देखा हमारे स्टॉक में 50 बल्ब कम पड़ रहे हैं, ठीक है। अब 50 बल्ब कहाँ चले गए या क्यों कम पड़ रहे हैं ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब कंपनी इतना बड़ा प्रोडक्शन कर रही है, थाउजेंड्स लैक्स में लाखों बल्ब बना रही है, तो अगर 50 बल्ब नहीं भी मिल रहे कोई इशू नहीं है, तो वो 50 बल्ब का भी स्टेटमेंट अलग से देना किसी को जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपका 5000 का कैश गायब हो रहा है, 5000 का कैश कम आ रहा है, तो वो बुक्स में शो करना जरूरी है, क्योंकि 5000 का कैश एक बड़ी चीज है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अवॉइड की जा सकती है या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बुक्स में दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी है, अभी बड़ी है या फ्यूचर में बड़ी हो सकती है, तो ऐसी प्रॉब्लम को या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को बुक्स में शो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस या कन्वर्टिज्म भी इसको बोलते हैं। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा बिजनेसमैन को फ्यूचर में आने वाले लॉसेस के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी भविष्य में काम करते हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम अपना प्रेजेंट काम कर सकते हैं कि प्रेजेंट में हम अपनी चीजें बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, बट फ्यूचर में क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता। फ्यूचर में लॉसेस कभी भी हो सकते हैं, तो एक बिजनेसमैन को उन लॉसेस के लिए रेडी होना चाहिए, वरना क्या होगा, जैसे ही लॉस होगा तो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा उस लॉस को भरने के लिए, और फिर क्या हम इधर उधर हाथ भीख मांगेंगे कि भैया पैसा दे दो या बैंक से लोन लेने जाएंगे? नो, बिजनेस कहता है कि हमेशा रेडी रहिए फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो जब आप फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए आज से ही रिजर्व करना शुरू कर देते हैं, उसे बोला जाता है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। इसके बेस्ट एग्जांपल है डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स। डेप्रिसिएशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें पता है कि आज हमने कोई चीज खरीदी है, ऑब्वियसली आने वाले सालों में उसकी वैल्यू कम होगी, मार्केट में उसकी वैल्यू गिरेगी ही, तो उस टाइम पे लॉस उठाने से बेटर है कि हम आज ही अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरी बात है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को उधार पे सामान बेचते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमें वो पैसा वापस मिलेगा, लेकिन क्या हर इंसान ईमानदार है? नहीं ना। अगर आप 50 कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो क्या 50 के 50 लोग आपका सारा पैसा वापस करेंगे? नहीं जी, एक आधा कोई ना कोई ऐसा बेईमान निकल ही जाएगा जो आपको पैसे नहीं देगा, ठीक है। अब उसने आपको पैसा नहीं दिया, आपका पैसा तो डूब गया, अब उस लॉस की भरपाई कहां से करोगे आप? मुश्किल है ना। अब उस टाइम पे लॉस की भरपाई करने से बेटर है आज ही थोड़ा थोड़ा पैसा उस लॉस के लिए रखना शुरू कर लो बचा के, कि अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो उस लॉस की भरपाई हम इस बचे हुए पैसे से कर लेंगे। तो जब सामने वाला पर्सन हमारा पैसा नहीं देता, हमारा पैसा डूब जाता है, उसे हम बैड डेट्स कह देते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाले डेप्रिसिएशन, बैड डेट या और भी किसी तरह के लॉसेस को रिकवर करने के लिए जब हम पहले से ही पैसा बचाना शुरू करते हैं उसे हम कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई है, आपको वीडियो पसंद आई है। शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, हैव अ गुड डे।